हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम संजना है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं इसी गांव के आखिरी छोर पर बनी हुई एक छोटे से कच्चे मकान में रहती हूँ। मेरी शादी अजय से हुई थी, जो अब शहर में नौकरी करता है। हालांकि शादी के शुरुआती दिन खुशी के थे, लेकिन वक्त के साथ अजय की दूरियां बढ़ती चली गईं। अब अजय महीने में एक बार भी गांव नहीं आता और हमारे बीच प्यार जैसी कोई भी चीज़ नहीं बची। घर संभालना, बच्चों का ख्याल रखना और दिन रात काम करते रहना ही मेरी ज़िंदगी बन गई है। एक दिन हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। इस मशीन को ठीक कराना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं इसमें ही सारे कपड़े धोती थी और नई मशीन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अजय को फ़ोन किया तो उसने कहा, गांव से किसी टेक्नीशियन को बुला लो, मैं नहीं आ पाऊँगा। उसका ये जवाब सुनकर मेरा दिल टूट गया। खैर मैं क्या करती, गांव में मशीन ठीक करने वाला ज़्यादा नहीं मिलते थे। लेकिन पड़ोसन ने एक नए टेक्नीशियन का नंबर दिया। मैंने उसे बुलाने का फ़ैसला किया। अगले दिन दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक राजू नाम का लड़का खड़ा था। उम्र यही कोई 18-19 साल थी और शरीर उसका गठीला था। उसकी हल्की दाढ़ी थी और साधारण कपड़ों में था, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते भाभी जी, मैं वॉशिंग मशीन देखने आया हूँ। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरे मन में अजीब हलचल होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुलाया। वो धीरे धीरे चलते हुए ड्राइंग रूम से होते हुए मशीन के पास पहुँच गया। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, मानो उसके हर कदम की आहट को महसूस कर रही हूँ। मशीन को देखने के लिए वो झुका और मैं पास खड़ी उसे देखती रही। ये पावर सप्लाई में गड़बड़ लगती है, उसने कहा। एक औजार निकालते हुए उसकी आवाज़ में अपनापन था, जैसे वो किसी अजनबी नहीं बल्कि घर का ही हिस्सा हो। वो अपने काम में लगा रहा और मैं उसे वहीं खड़ी निहारती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। शायद इसी वजह से मैं उससे बार बार छोटे मोटे सवाल पूछती रही। कितना समय लगेगा ठीक करने में? बस आधा घंटा भाभी जी, आप परेशान मत होइए। मशीन ठीक होने तक मैं किचन में जाकर चाय बना लाई। जब मैं उसे चाय पकड़ाने गई, तभी उसका हाथ मेरे हाथ से हल्के से टच हो गया। एक पल के लिए मेरी धड़कनें तेज हो गईं। शायद इसे संयोग कह सकते हैं, मगर उस स्पर्श में अजीब सी गर्मी थी। राजू ने मशीन ठीक कर दी और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। मैंने उसको धन्यवाद किया। अगली बार कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे ही बुलाइएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। वो तो चला गया था, मगर उसकी मुस्कान मेरे दिलो दिमाग पर रह गई। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी बेजान जिंदगी में किसी ने रंग भर दिए हों। उस रात मैं सो नहीं पाई। उसकी आंखें और मुस्कान बार बार मेरे जहन में आ रही थी। अगले दिन मशीन फिर से बंद हो गई, या शायद मैं बहाना ढूंढ रही थी उसे दोबारा बुलाने का। मैंने उसे फिर से फ़ोन किया और वो आधा घंटे में ही आ गया। इस बार वो थोड़ा बेफिक्र था, जैसे हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हों। जब वो मशीन ठीक कर रहा था, मैं पास में खड़ी थी। अचानक उसने काम के बीच मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं भाभी जी, सब ठीक तो है ना? उसके सवाल में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मेरी तकलीफ़ों को समझ रहा हो। मैं चाहती थी कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसी हूँ। अजय से ये उम्मीद कब की टूट चुकी थी। हाँ, बस यूं ही मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। काम ख़त्म करके जब वो जाने लगा, तो मैंने उसे चाय के लिए रोक लिया। वो मना नहीं कर पाया। इस बार हम दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढते हुए चाय पी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा आकर्षण था। राजू ने जाते जाते अचानक मेरी तरफ झुककर मेरे गाल पर हल्का सा चुंबन कर दिया। मैं एकदम से हैरान रह गई। मेरे हाथ कांपने लगे और चेहरा तपने लगा। वो तुरंत पीछे हट गया और बोला, सॉरी भाभी जी, मुझसे गलती हो गई। मगर वो गलती नहीं थी। उस स्पर्श में ऐसी गर्मी थी जो मुझे सालों से महसूस नहीं हुई थी। मुझे पता था कि ये गलत था, मगर फिर भी कहीं न कहीं उस एहसास में एक सुकून था।
वो चुपचाप बाहर चला गया, मगर मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। उस एक पल ने मेरी जिंदगी में भूचाल ला दिया था। राजू के जाने के बाद मेरे मन किसी तूफान से घिर गया था। उस गाल पर छोड़ा गया हल्का चुंबन, उसकी आंखों की चमक और उसका जाना, सब कुछ जैसे मेरे मन में अटक गया था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी तृप्ति महसूस हो रही थी। अगले दिन फिर सुबह की वही भाग दौड़ शुरू हो गई। बच्चों के कपड़े धोने थे, रसोई संभालनी थी और घर के बचे हुए काम खत्म करने थे, मगर दिल और दिमाग राजू के ख्यालों में ही खोया रहा। इसी बीच फिर से वॉशिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया। अब मैं समझ गई थी कि ये समस्या बार बार क्यों हो रही थी। मशीन नहीं, शायद मैं ही बार बार उसे देखना चाहती थी। शाम होते होते मैंने उसे फिर फ़ोन किया। मशीन फिर से रुक गई है। राजू, क्या तुम आ सकते हो? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाभी जी बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। 15 मिनट में वो फिर से घर के दरवाजे पर खड़ा था। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और वो बिना ज़्यादा बोले सीधा मशीन के पास चला गया। जैसे जैसे वो अपने औजार निकालने लगा, मैं भी उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। वो मशीन के तारों को ठीक कर रहा था और मैं उसे पास से देख रही थी। अचानक वो खड़ा हुआ और मुझे पीछे से कसकर गले लगा लिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन से टकराने लगीं और उस पल में मेरा पूरा शरीर जैसे सिहर उठा। मैंने चाहा कि खुद को छुड़ा लूं, मगर वो पकड़ इतनी नरम और प्यार भरी थी कि मेरे हाथ कांप गए। तुम ये क्या कर रहे हो राजू? मैंने थरथराती आवाज़ में कहा। भाभी जी, मैं आपको बस एक पल की खुशी देना चाहता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप कितनी अकेली हैं, उसने धीरे से कहा। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो मुझे अंदर तक हिला गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मेरे दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही थी, और क्या यह गलत था या शायद ये वही सुकून था जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मैंने अचानक अपने आप को संभाला और उसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। राजू के चेहरे पर एक हल्की परछाई सी आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ चुपचाप मेरी आंखों में देखता रहा, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्से में कहा, मगर मेरी आवाज़ खुद ही विश्वास से खाली थी। माफ़ कीजिए भाभी जी, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। बस मैं तो आपकी आंखों में जो अकेलापन देखा, उससे खुद को रोक नहीं पाया। उसकी ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो मुझे अंदर तक छू गई थी। राजू ने अपना काम पूरा किया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, भाभी जी, अगर कभी बात करने का मन हो तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वो तो बाहर चला गया और मैं हैरानी से वहीं खड़ी खड़ी उसे देखती रही। मगर इस बार मेरे दिल में अजीब सी हलचल के साथ बेचैनी भी थी। अब मैं हर वक्त बस उसके बारे में सोचने लगी थी। उसकी मासूमियत, उसका प्यार और उसका वो एक पल का स्पर्श, सब कुछ जैसे मेरे दिल में गहरा असर कर गया था। रात भर मैं सो नहीं पाई। मेरे पति की बेरुखी, घर का बोझ और मेरी वीरान जिंदगी ने मुझे जकड़ रखा था। राजू ने जो प्यार का एहसास कराया था, वो अब मेरे दिल में गहराई तक उतर चुका था। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि मैं अब और नहीं सहूँगी। मैंने राजू को फिर से बुलाया, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं था। मैंने उसे सीधे बुलाया क्योंकि अब मैं उसके बिना नहीं रहना चाहती थी। वो दोपहर में आया, मैं उसे घर के अंदर ले आई और इस बार दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में राहत भी थी। मैंने बिना कुछ कहे राजू को अपने गले से लगा लिया। उसने भी मुझे प्यार से थाम लिया था, जैसे सालों की थकान को मिटाने का यही एक तरीका हो। भाभी जी, आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, उसने धीरे से कहा। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले गई। बेडरूम में पहुँचते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी आंखों की गहराई मुझे और उसकी ओर खींच रही थी। मैंने उसे फिर से कसकर गले लगाया, जैसे अपने सारे टूटे सपनों को उसके आलिंगन से समेट लेना चाहती थी। फिर उसने मेरी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया और प्यार से मेरी तरफ देखा।
बिना कोई शब्द कहे बस हमारी धड़कनें बोल रही थीं। उसने मुझे अपनी बाहों में और भी कसकर पकड़ लिया था। हम दोनों इतने करीब आ गए कि हमारी नाकें एक दूसरे से टकराने लगीं। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं और मैं उसकी आंखों में देखे जा रही थी, जैसे वहाँ कोई अनकही कहानी छिपी हो। वो धीरे धीरे मेरे गालों को सहलाने लगा। उसके स्पर्श में ऐसा अपनापन था जिसे मैंने बरसों से नहीं महसूस किया था। मैं उसकी आंखों में डूबी जा रही थी और वो मेरी आंखों में। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से मेरा चेहरा थामा। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर गया था। उसकी निगाहें अब मेरे लाल होंठों पर टिक गई थीं। मैं उसकी आंखों में झांक रही थी और साफ साफ देख सकती थी कि वो मुझे चूमना चाहता था। सच कहूँ तो मैं भी उस पल का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो गई थीं, जैसे कोई तूफान अंदर मच रहा हो। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे से टकरा रही थी और मेरे अंदर का हर हिस्सा मानो उसे करीब आने की इजाज़त दे रहा था। वो धीरे धीरे मेरे होंठों की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे की मासूमियत और चाहत ने मुझे बेचैन कर दिया था। हमारा चेहरा अब इतना करीब था कि हमारी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थीं। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैंने खुद को पूरी तरह से उस पल के हवाले कर दिया। लेकिन तभी मेरे दिल में एक ख्याल जागा, एक ऐसा ख्याल जिसने मुझे जैसे किसी गहरी नींद से जगा दिया हो। मैंने तुरंत अपने हाथ से उसके सीने पर हल्का सा दबाव डाला और उसे रोक दिया। बस 1 मिनट राजू, मैंने धीमे से कांपती हुई आवाज़ में कहा। वो अचानक चौंक गया। उसकी आंखों में उलझन साफ नजर आ रही थी, जैसे उसके मन का सपना टूट गया हो। मैं उससे थोड़ी दूर हट गई। मैं उसकी बेचैनी महसूस कर सकती थी। उसकी निगाहें सवाल कर रही थीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं पास रखी मेज़ की तरफ बढ़ी। मेरी आंखों में अब भी एक ठहराव था, लेकिन मेरे अंदर कई तूफान उठ रहे थे। मैंने अपने गले में पहना हुआ मंगलसूत्र धीरे से निकाला। मेरी अब उंगलियां कांप रही थीं। उस छोटे से मंगलसूत्र को मैं देर तक अपनी हथेली में थामे खड़ी रही। ये मेरे और समाज के बीच की आखिरी डोर थी। फिर मैंने गहरी सांस ली और उस मंगलसूत्र को मेज़ की दराज में रख दिया। एक पल के लिए ठहरकर खुद को महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया हो। मैंने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू कंधे से गिरा दिया और अपने बालों को अच्छी तरह से खोल दिया। बालों की लटें मेरे चेहरे पर आकर गिरने लगी थीं। मैंने अपनी सांसों को संभाला और वापस उसकी ओर बढ़ गई। वो अब भी मुझे ही देख रहा था। शायद समझ नहीं पाया था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्यास थी। मैंने उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। एक बार फिर से उसकी नाक मेरी नाक को छू गई थी। मेरी सांसों और उसकी सांसों का संगम हो चुका था। अब मैं किसी सोच में नहीं थी। मेरे मन के सारे बंधन टूट चुके थे और फिर मैंने उसे चूमा। उसका पहला स्पर्श ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया हो। उसके होंठों की नमी ने मेरे दिल के सारे दर्द को मिटा दिया था। ये कोई साधारण चुंबन नहीं था, ये मेरे दिल और आत्मा का मिलन था। उसने अपने हाथ मेरी कमर पर रख दिए और मुझे और करीब खींच लिया। मैं उस पल में पूरी तरह खो चुकी थी। वो पल ऐसा था जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती। मेरा पूरा वजूद उस चुंबन में समा गया था। मेरे जीवन के सारे खालीपन को जैसे उसने अपने होंठों के स्पर्श से भर दिया था। उसके होंठों की नरमी और उसकी बाहों की गर्मी में मैं पिघल चुकी थी। दोपहर से लेकर रात तक हम एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। हम एक दूसरे को चूमते और छूते रहे, जैसे ये लम्हा कभी ख़त्म न हो। दुनिया की हर फिक्र उस कमरे से बाहर छूट चुकी थी और हम सिर्फ उस लम्हे में ज़िंदा थे। उस पल में हमने सारी सीमाएं तोड़ दी। बिना कोई शब्द कहे हम दोनों ने एक दूसरे को समझा। घर के हर कमरे, हर कोने में हमारी कहानियां छिपने लगीं। वो मेरा साथ देने आया था और मैं अब इस पल को जीना चाहती थी, बिना किसी पछतावे के। फिर धीरे धीरे हम लोग सो गए, थकान से नहीं बल्कि सुकून से। अचानक मोबाइल का अलार्म बजा। सुबह के 4 बज चुके थे। मैं अब भी उसकी बाहों में सोई हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि उसे अब जाना होगा।
मैंने उसे धीरे से उठाया और कहा, लोगों के जागने से पहले तुम चुपचाप निकल जाओ। उसने नींद से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, लेकिन बिना किसी सवाल के तैयार होने लगा। उसने अपने कपड़े पहने और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए उसके पीछे चल दी। मेरा दिल उसे रोकना चाहता था, लेकिन हालात की मजबूरी कुछ और कह रही थी। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने एक बार फिर मुझे होठों पर चूमा। मैं शर्मा गई, लेकिन मेरी आंखों में इंतज़ार का वादा था। मैंने धीरे से कहा, कल फिर से किसी बहाने से आ जाना, मैं इंतज़ार करूंगी। उसने मुस्कुराकर हामी भरी और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस बेडरूम में चली गई। शर्माते हुए तकिए में मुंह छुपाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिल अब भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। उस दिन से हमारी ज़िंदगी बदल गई। वो एक लम्हा जिसमें हमने प्यार को पूरी तरह से महसूस किया था। सब कुछ शांत था, मगर दिलों में एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। इस कहानी का अंत यही होता है, जहाँ दोनों ने अपने अपने दुखों से बाहर निकलकर एक दूसरे में सुकून पाया। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जो हमें बताती है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर प्यार हमें फिर से जीना सिखा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। सुबह के 8 बज रहे थे। 8 बजते ही टेबल पर रखा हुआ मोबाइल बज उठा। उसमें अलार्म बज रहा था। बेड पर सोई हुई कविता कंबल के अंदर से ही हाथ निकालकर अलार्म को बंद करती है और वापस सोने लगती है। लेकिन कविता के साथ उसी बेड के अंदर सो रहे उसके अंकल की नींद खुल चुकी थी, और नींद खुलते ही हाथ आगे बढ़ाकर कविता को अपनी ओर वापस खींच लेते हैं। इस पर कविता कहती है, क्या कर रहे हैं अंकल, प्लीज़ छोड़िए ना। सारी रात तो आपने वैसे भी सोने नहीं दिया, अब तो सोने दीजिए। अंकल बोलते हैं, तुम्हें आईफोन चाहिए ना। कविता करवट लेकर हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराने लगती है और अपनी बाहें फैला देती है। अंकल उसे अपने में समेट लेते हैं। तभी कविता कहती है कि अंकल जो भी करना है जल्दी कीजिए, मम्मी पापा कभी भी आ सकते हैं। अंकल कहते हैं, आने दो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा आ भी गए तो तेरी मम्मी को अपनी दूसरी साइड सुला लूँगा। और रही बात तेरे पापा की, तो वो तो एक नंबर का फट्टू ही है। और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं और दोनों मिलकर फिर से तहलका मचाने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांचक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। सूर्यकांत गाजियाबाद के रहने वाले थे, जिनकी उम्र 50 के आसपास थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स के डिपार्टमेंट में नौकरी किया करते थे। परिवार में उनकी पत्नी थी, जिसका नाम वर्षा था। उसकी उम्र करीब 42 से 45 साल थी, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम कविता था, और कविता की उम्र करीब 20 साल थी। सूर्यकांत जी स्वभाव से जितने सरल थे, उनका रहन सहन भी उतना ही सादा था। लेकिन उसके उल्टा उनकी पत्नी वर्षा उतनी ही मॉडर्न ख्यालात की थी। वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, और अपनी माँ को देख देख कर बड़ी हुई उनकी बेटी कविता, वो भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही थी। जितनी सुंदर माँ, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर उनकी बेटी कविता थी। लेकिन उसके भी शौक और उसका रहन सहन अपनी माँ से कम नहीं था। सूर्यकांत जी की कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उनको उस लेवल पर वो रख सकें। अपने परिवार का अच्छे तरीके से वो पालन पोषण करके अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकें, इतना उन्होंने किया था। लेकिन माँ और बेटी की ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती थीं। जिंदगी किसी तरह से खींचातानी करके चल रही थी। बेटी जब भी कॉलेज जाती, कॉलेज में अपने दोस्तों और लड़के लड़कियों का स्टैंडर्ड देखती, तो मन ही मन वो सोचा करती थी कि काश मैं भी इनकी तरह रह पाती, मैं भी इनकी जैसी चीज़ें ला पाती। और इधर जो माँ थी, उसका भी आए दिन अपने पति सूर्यकांत जी से बहस होती ही रहती थी। रोज़ की तरह आज भी सूर्यकांत जी ऑफिस पहुंच गए, लेकिन उस ऑफिस का माहौल कुछ अलग था। पता करने पर मालूम चला कि पुराने बॉस का ट्रांसफ़र हो गया है। उनकी जगह पर नए बॉस आए हुए हैं। देखते ही देखते एक व्यक्ति कैबिन से निकल कर के बाहर आता है
और पूरे स्टाफ का अच्छे से वेलकम करता है। वो अपना परिचय सबको देते हैं कि हेलो गाइस, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं आज से आप लोगों का बॉस हूँ। मुझे बॉस नहीं, अपना फ्रेंड समझिए और ऐसा कोई काम न कीजिए कि मुझे आपको बताना पड़े कि मैं आपका बॉस हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद अमित किसी काम से सूर्यकांत को अपने केबिन में बुलाते हैं और कुछ काम के बारे में बातें होती हैं। उसके बाद सूर्यकांत अमित से कहता है कि सर, आप कहाँ पर रह रहे हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है। इस पर अमित कुमार उसे बताता है कि राजेंद्र नगर में फ्लैट मैंने किराए पर लिया है और फैमिली में अकेला हूँ। मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा 7 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। अब मैं अकेला ही रहता हूँ। अभी बस सामान आया ही है, अभी कुछ सेट नहीं हुआ। कुछ देर रुककर सूर्यकांत कहता है, सर अगर आप बुरा ना माने तो जब तक आपका घर सेट नहीं हो जाता तब तक आप क्या मेरे घर पर डिनर कर सकते हैं। मेरी पत्नी को भी बहुत खुशी होगी। अमित कुमार कहता है, अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं होटल में मैनेज कर लूँगा। सूर्यकांत की जिद करने पर अमित मान जाता है। सूर्यकांत घर जाकर सब बातें अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी चिढ़ जाती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। ठीक रात के 9 बजे घर की डोर बेल बजती है। वर्षा जाकर दरवाज़ा खोलती है। वो देखती है कि सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम और काफ़ी उम्र का था, लेकिन उसकी बॉडी एकदम फिट लग रही थी और वो व्यक्ति सूर्यकांत का बॉस अमित कुमार था। लेकिन जब अमित कुमार सामने खड़ी वर्षा को देखता है तो वो देखता का देखता रह जाता है। उसके दिल में घंटियां सी बजने लगती हैं, क्योंकि वर्षा बहुत ही खूबसूरत महिला थी। अमित कुमार देखकर पिघलने लगता है, फिर खुद को संभालता है और कहता है, मैं अमित हूँ, सूर्यकांत का बॉस। वर्षा अमित को अंदर आने को कहती है। अमित सोफे पर बैठ जाता है। वर्षा टेबल पर डिनर लगा देती है और कविता को आवाज़ लगाती है। कविता सीढ़ियों से उतरते हुए आती है। अमित हल्की मुस्कान देता है। उसके बाद सूर्यकांत जी एक दूसरे का परिचय करवाते हैं। फिर सब लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन डिनर करते करते अमित कुमार की नज़रें सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर टिकी हुई थीं। वो वर्षा को ताड़े जा रहा था, उसे घूरे जा रहा था। जब डिनर हो जाता है तब वर्षा अमित कुमार से कहती है कि अब आप रोज़ यहाँ आएंगे और यहीं पर डिनर किया करेंगे। अमित मना कर रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्षा नहीं मानती। अमित कुमार थैंक्स कहकर चला जाता है। सूर्यकांत अपनी पत्नी का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश होता है कि चलो इसी बहाने शायद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी वर्षा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अमित की उम्र करीब 45 साल की थी, लेकिन उसने अपने आप को फिट बनाए हुए था, इसलिए उम्र में वो कम दिखता था। अब डिनर करने के लिए रोज़ अमित कुमार उनके घर आने जाने लगा। एक हफ्ते में अमित इस परिवार में अच्छे से घुल मिल गया और वर्षा से आंखों ही आंखों में बातें भी शुरू हो गईं। अमित कुमार और वर्षा दोनों एक दूसरे को दिल दे चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिया। दोनों फ़ोन में चैटिंग करने लगे और चैटिंग में ही अपने दिल की बात अमित कुमार ने वर्षा से कह दी थी और वर्षा ने भी उसके ऑफ़र को फ़ोन पर ही एक्सेप्ट कर लिया था। अब तलाश थी सिर्फ एक मौके की। अब ऐसे हालात बनने की वजह से अमित कुमार सूर्यकांत को ज़्यादातर बाहर टूर पर रखने लगा था। उसे प्रमोशन का लालच देने लगा था और प्रमोशन के चक्कर में सूर्यकांत भी ज़्यादा मेहनत करता था और काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने लगा। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अमित कुमार एक दिन सूर्यकांत के घर पहुंच जाता है। घर में सिर्फ वर्षा थी। कविता कॉलेज गई हुई थी। घर में कोई तीसरा नहीं था। दोनों अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वहीं रखे सोफे पर तहलका मचाना शुरू कर देते हैं। काम पूरा होने के बाद अमित चला जाता है। जब अमित कुमार का उनके घर हमेशा का आना जाना हो गया था, दिन हो चाहे रात हो या फिर कोई छुट्टी, वो सारा दिन उन्हीं के घर पड़ा रहता। इधर कविता इस चीज़ को बराबर नोटिस किया करती थी कि मेरी माँ और अमित कुमार के बीच में ज़रूर कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन उनको कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई थी।
लेकिन एक दिन अचानक कविता कॉलेज से घर जल्दी आ जाती है। घर के अंदर वो देखती है कि अमित कुमार और उसकी माँ बड़ी तेजी से तहलका मचा रहे थे और अमित माँ का मुंह दबाए हुए था ताकि वो आवाज़ न कर सके। लेकिन कविता चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है और वापस घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलने के बाद आवाज़ लगाते हुए अंदर आती है ताकि उसकी माँ को लगे कि कविता बिल्कुल अभी आई है। और जैसे ही कविता आती है वो दोनों लोग अपने अपने कपड़े ठीक करके हॉल में आ जाते हैं। अब जब भी अमित घर पर आता तो कविता और वर्षा दोनों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया करता था। लेकिन अपनी माँ को अमित कुमार के साथ वो सब करते हुए देखने के बाद कविता का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा था। वो ये नहीं सोच रही थी कि मेरी माँ पिताजी को धोखा दे रही है। उसका दिमाग तो इस ओर दौड़ रहा था कि अंकल को अगर मैं अपने जाल में फंसा लूँ तो मैं अपने वो सारे काम, अपनी सारी ज़रूरतें मैं अंकल से पूरी करवा सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो अंकल को अपने पीछे दीवाना बनाने की। और वो इस वक्त से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाती है। इसके बाद से उसने अपना रहन सहन सब कुछ चेंज कर दिया था। अब वो जब भी अंकल के सामने आती तो शॉर्ट्स और डीप नेक टी शर्ट पहनकर ही आया करती थी ताकि अंकल उसको नोटिस करें और उसे उस नज़र से देखें। अब ढीले नाड़े का आदमी कब तक अपने आप को कंट्रोल कर पाता। अब कविता ने भी उससे डबल मीनिंग बातें करनी शुरू कर दी थी, उनके साथ हंसी मजाक करती। अब धीरे धीरे आकर्षित होने लगा था। लेकिन कविता की माँ को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी, क्योंकि अपनी माँ के सामने कविता बहुत सावधान रहा करती थी। एक दिन दोपहर के समय जब अमित घर आकर डोरबेल बजाता है तब कविता ही दरवाज़ा खोलती है। उस वक्त कविता शॉर्ट्स और डीप नेक टी शर्ट में थी, जो कि बहुत ही छोटी टाइप की टी शर्ट थी जिसमें से उसका पूरा वजूद साफ देखा जा सकता था। उसे इस तरह से देखकर अमित कुमार पागल सा हो जाता है। वो उसको अंदर लेकर आ जाती है और जब वो पूछता है कि आपकी मम्मी कहाँ गई हैं, तब कविता कहती है कि वो किसी काम से मार्केट गई हुई हैं। इसके बाद कविता सोफे पर बैठकर अपने स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करने लगती है। अमित भी थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठा हुआ था और कविता को घूर रहा था। अमित पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? कविता कहती है कि मैं अपना एक असाइनमेंट पूरा कर रही हूँ। अमित कहता है लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और जाकर के उसके पास सटकर बैठ जाता है और कविता की मदद करने लगता है। मदद करने के बहाने से उसे यहाँ वहाँ छूने लगता है। कविता सोचती है कि यही सही मौका है। कविता कोई विरोध नहीं करती, वो भी उसके साथ मिलकर पूरा सपोर्ट करने लगती है। अब अमित कुमार उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अब दोनों कंट्रोल के बाहर होने लगे थे और दोनों एक दूसरे में समाने वाले थे। दोनों का प्रोग्राम शुरू ही हुआ था कि तभी डोरबेल बजती है। अचानक से दोनों कपड़े पहनने लगते हैं। उसके बाद अमित दूर जाकर बैठ जाता है। कविता दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर वर्षा थी। अमित को देखकर वो चेहरे पर स्माइल लाती है और कहती है, अरे आप कब आए? तब अमित कुमार कहता है, बस अभी आकर ही बैठा हूँ। कविता अपना सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में जा चुकी थी। मौका अच्छा था क्योंकि अमित अभी अधूरा रह गया था और वर्षा भी प्यासी थी। वो बेडरूम में जाकर दोनों मिलकर तहलका मचाते हैं। अब अमित और कविता भी फ़ोन पर चैट करने लगते हैं। कविता जो भी डिमांड करती अमित उसे पूरा करता रहता। अमित कविता से गंदे गंदे चैट किया करता, लेकिन कविता उसे मना नहीं करती थी, बल्कि उसकी आँख को और भी ज़्यादा भड़काने लगती। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाक्रम होता है कि कविता की नानी यानी कि वर्षा की माँ का देहांत हो जाता है। अब कविता के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसके माता पिता को चिंता हुई कि कविता को अकेले किसके भरोसे छोड़कर जाया जाए। इस पर कविता कहती है कि अमित अंकल हैं ना, उन्हें कह दीजिए, वो ध्यान रख लेंगे। अपने घर की जगह रात को यहाँ पर सो जाएंगे, और वैसे भी आप लोग कल शाम तक तो लौट ही आएंगे। सूर्यकांत को यही ठीक लगा। वो अमित कुमार को फ़ोन लगाकर सारी बात बताता है। अब अमित के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। उसका सपना आज पूरे होने वाला था। अमित कहता है, आप लोग निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। सूर्यकांत और वर्षा निकल जाते हैं। शाम को जब अमित कुमार ऑफिस से आता है
तो आते समय बियर की बोतल लेकर आता है। कविता और अमित जम करके बियर पीते हैं और मस्ती करते हैं। अब वो रात आ चुकी थी जिसमें दोनों को बेसब्री से इंतजार था। कविता को पता था कि जब तक मैं एक बार इस अंकल के साथ नहीं सोऊंगी तब तक अंकल पूरे तरीके से मेरे काबू में नहीं आएगा और मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगी। जब अमित अंकल उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है तब कविता उसे रोक देती है और कहती है, अंकल इतनी भी जल्दी क्या है, आप ये क्या करने जा रहे हैं। तब अंकल कहता है, कुछ नहीं, बस मैं तो जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तभी कविता कहती है, इतनी आसानी से जन्नत की सैर नहीं करने दूंगी अंकल। अमित कहता है, तो फिर कैसे करने दोगी। तब कविता कहती है, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देंगे आप। तब अमित कहता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कविता कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक आईफोन चाहिए। ये सुनकर अमित कहता है, बस आईफोन, ठीक है ले लेना, मिल जाएगा तुम्हें। बस ये सुनकर कविता खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपनी बाहें फैला देती है और अमित उसकी बाहों में समा जाता है। उस रात कविता ने अंकल के साथ मिलकर ज़बरदस्त तहलका मचाया कि अंकल का पूरी रात पसीना न सूख पाया और अमित की उम्र भी ज़्यादा थी। तब कविता को भी पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल गई। अमित बारी बारी से कभी माँ को कभी बेटी को, दोनों को जन्नत की सैर कराता। कविता को तो पता था कि मेरी माँ के साथ भी यही सब करता है, लेकिन वर्षा को मालूम नहीं था कि मेरी बेटी भी इस काम में इन्वॉल्व है। एक बार अमित सूर्यकांत को बाहर किसी काम से बाहर भेज देता है। अमित रात में आकर वर्षा के साथ वो सब कुछ करने लगता है। उधर सूर्यकांत का काम किसी वजह से रुक जाता है। तब वो वापस अपने घर आता है। उसकी हमेशा की आदत थी कि वो अपने पास रखी सेकंड की से ही दरवाज़ा खोला करता था। वो घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करता था। दरवाज़ा खोलकर जब बेडरूम में जाता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों पर इतना जोश चढ़ा हुआ था कि वो समझ नहीं पाए कि बेडरूम में कोई आ गया। उसकी पत्नी भी खुलकर उस बॉस के साथ एंजॉय कर रही थी। ये देखकर सूर्यकांत का खून खौल उठता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये सुनकर दोनों झट से अलग हो जाते हैं और अपने अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं। सूर्यकांत अमित का कॉलर पकड़कर हॉल में ले आता है और कहता है, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो कहता है, निकल जा यहाँ से और आज के बाद दोबारा कभी दिखाई मत देना। अमित का मार उसे देख लेने की धमकी देता है कि तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। सूर्यकांत कहता है, मुझे नहीं करनी तेरी नौकरी, मैं भूखा नहीं मर जाऊंगा। अमित वहाँ से चला जाता है। कविता भी ये सब चीज़ें सुन रही होती है, लेकिन कविता नीचे उतरकर नहीं आती क्योंकि उसने समझ लिया था कि आज मम्मी रंगे हाथों पकड़ी गई है। उसके बाद सूर्यकांत का अपनी पत्नी वर्षा के साथ जमकर झगड़ा होता है। वर्षा सूर्यकांत से बराबरी से लड़ रही थी और कहती है, तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है। ना तुम मुझे आज तक शारीरिक सुख दे सके और ना ही मेरी ज़रूरतें पूरी कर सके। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रात को अधूरी रह जाती हूँ। तुम मुझे शारीरिक तौर पर संतुष्ट नहीं कर सकते और जीवन में ना तुम पैसा कमा पाए और ना ही कोई सुख सुविधा दे पाए। अगर वो किसी और व्यक्ति से मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों न लूँ। इतनी बेशर्म की तरह वो अपने पति से बात कर रही होती है। गुस्से में आकर सूर्यकांत वर्षा पर हाथ छोड़ देता है। उसके बाद से अमित का आना जाना बंद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सूर्यकांत पंखे से लटका हुआ मिलता है। पुलिस आत्महत्या का केस फाइल कर देती है, लेकिन कविता जैसी भी थी वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था। अब अंकल का आना जाना फिर से चालू हो गया था। एक दिन अंकल और वर्षा की बातें कविता सुन लेती है। तब मालूम चलता है कि पापा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनको मम्मी और अंकल ने मिलकर मार डाला है और उसको आत्महत्या का रूप दे दिया है। इतना सुनते ही वो पुलिस के पास जाकर शुरू से लास्ट तक की कहानी बता देती है। पुलिस वर्षा और अमित कुमार को उठाकर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा पति बाहर काम करता था, इसलिए मैं अपनी ननद के कमरे में सोती थी।
पति के न होने की वजह से मुझसे अब सब्र नहीं होता था। एक दिन एक लड़का हमारे घर किराए पर रहने के लिए आया। वो बहुत ही जवान और खूबसूरत था। एक रात मैंने देखा कि मेरी ननद अपने कमरे में नहीं थी। मैं उसे ढूंढने लगी। मैंने देखा कि उस किराएदार लड़के के कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का तो मेरी ननद के साथ था। उन दोनों को जब मैंने उस हालत में देखा तो मेरा भी सब्र का बांध टूट गया और मैं भी दरवाज़ा खोल कर अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी ननद दोनों को एक साथ। मेरा नाम रागिनी है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हमारी छोटी सी फैमिली है जिसमें मैं, मेरा पति, मेरे सास ससुर और मेरी ननद रहते हैं। मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। मेरा पति मुंबई में कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है और वो महीने में केवल 2 या 3 बार ही घर आता है। हमारा घर काफ़ी बड़ा है जिसमें 3-4 कमरे खाली ही रहते हैं। उन कमरों में हम फालतू का सामान रखते हैं और उनका इस्तेमाल कम ही करते हैं। मैं ज़्यादातर समय अपनी ननद के साथ बिताती हूँ और वो मेरे साथ ही सोती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे पति महीने में केवल 2 बार ही आते हैं, इसलिए मेरी ननद मेरे साथ सोती थी और मेरे सास ससुर अपने कमरे में सोते थे। उनका कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरे सास ससुर की उम्र 40 से 45 साल के बीच की थी, लेकिन वे अभी भी जवान दिखते थे। एक रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी, तब रात के 11 बजे थे। मेरी ननद तो गहरी नींद में सोई हुई थी और उसे कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ जाने लगी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ें वैसी ही थीं। मेरे सास ससुर के कमरे के दरवाजे में एक छोटी सी झिरी थी। जब मैंने उस झिरी से देखा तो उनके कमरे की लाइट भी जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर और मेरी सास एक दूसरे के साथ थे। उन्हें देखकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। एक औरत को केवल रात में ही ये समझ में आता है कि उसे एक मर्द की कितनी ज़रूरत होती है। मैं बाथरूम गई और वापस आई तो देखा कि उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर में आखिर इतनी ताकत कहाँ से आती है। इस उम्र में लोग ठीक से चल भी नहीं पाते, लेकिन वो तो पूरी ताकत दिखा रहे थे। सुबह जब हम खाना खाकर बैठे थे, तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला तो हमारी पड़ोसन अपने साथ एक 22 साल के लड़के के साथ खड़ी थी। हमारी पड़ोसन ने कहा, ये लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता है और इसे रहने के लिए एक कमरे की ज़रूरत है। आपके पास वैसे भी 2-3 कमरे खाली पड़े हैं। अगर इस बेचारे को रहने के लिए एक कमरा दे दिया जाए तो आपका भला हो जाएगा। मेरी सास ने कहा, कमरे तो हमारे पास 3 खाली हैं, लेकिन उनमें सामान रखा हुआ है। हमारी पड़ोसन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस लड़के को दिखा देती हूँ। अगर उसे पसंद आ गया तो वो यहाँ रह लेगा। किराए पर कमरा देने की बात पर मेरी सास ने कहा, ठीक है, देख लो। वो लड़का और हमारी पड़ोसन अंदर आए और कमरा देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उसे देखना चाहती थी। मैंने कहा, मम्मी जी, ये कौन है? तो उन्होंने कहा, ये लड़का है जो किराए पर कमरा लेना चाहता है। हमारी पड़ोसन ने कहा, आपके 3 कमरे खाली हैं। अगर एक कमरा इस लड़के को रहने के लिए दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो वो बेहद सुंदर था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी। वो भी मुझे तिरछी नज़रों से देख रहा था। मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी, कोई बात नहीं, आप इसे एक कमरा रहने के लिए दे दो। वैसे भी हमारे 2-3 कमरे खाली पड़े हैं और हमें हर महीने किराया मिल जाया करेगा। मेरी सास मान गई और कहा, ठीक है, और वो लड़का हमारे घर में किराए पर रहने लगा। हमारे घर में एक ही बाथरूम था और वो लड़का भी वही बाथरूम इस्तेमाल करता था जो कि हम किया करते थे। एक दिन उस लड़के का गैस ख़त्म हो गया। वो हमारे घर आया और कहने लगा, आंटी जी। मेरी सास ने कहा, हाँ, क्या बात है? वो बोला, मेरा गैस ख़त्म हो गया है, क्या मैं आपके गैस पर रोटियां बना सकता हूँ? तब मेरी सास ने कहा,
कोई बात नहीं, आज के दिन हमारे यहाँ से रोटी खा लेना, हम तुम्हारे लिए भी रोटी बना देंगे। मेरी बहू रागिनी तुझे तेरे कमरे में रोटी पहुँचा देगी। वो लड़का बोला, ठीक है मैडम, जैसे आप कहें। फिर वो अपने कमरे में चला गया। मेरी सास ने कहा, रागिनी, उस लड़के के लिए 4-5 रोटियां बना देना और दाल सब्जी डालकर उसे दे आना। मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी। मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और प्लेट में रखी और उसे देने चल पड़ी। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला और बोला, हाँ हाँ आइए भाभी। मैं अंदर गई और कहा, आपकी रोटी लेकर आई हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप टेबल पर रख दीजिए। मैंने टेबल पर रोटी रख दी। फिर वो बोला, भाभी जी बैठ जाइए ना। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करने हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाइए। मैं 2 मिनट उसके पास बैठ गई। वो टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था, शायद कोई इंग्लिश मूवी थी। मूवी देखते देखते अचानक से रोमांटिक सीन आ गया। वो सीन ऐसा था कि मैंने अपनी नज़रें हटा लीं। वो कहने लगा, पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उसने कहा, भाभी जी पूरी फिल्म देखकर जाइए ना। मैंने कहा, नहीं नहीं, और अपने घर चली आई। रात में मैं उस लड़के के बारे में सोचती रही कि वो कितना ताकतवर था। जब मैं उसे रोटी देने गई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि उसे अपने जाल में फंसाकर ही रहूँगी और अपने सर का ताज बनाऊँगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और वॉशरूम गई। जब मैं वॉशरूम गई तो मेरे सास ससुर के कमरे से फिर से वही आवाज़ें आ रही थीं। आज आवाज़ें बहुत तेज़ थीं। उनकी आवाज़ों को सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी उथल पुथल होने लगी। मैं वॉशरूम से वापस आ रही थी, तब मैंने देखा हमारे किराएदार राहुल के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात के 11 बजे राहुल के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा वो अपने मोबाइल पर वही फिल्में देख रहा था। उसने आवाज़ भी बहुत तेज़ कर रखी थी। मैंने कहा, राहुल, तो उसने झट से आवाज़ कम कर दी और बोला, हाँ भाभी जी आइए ना। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं। वो बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उसने कहा, भाभी जी आप अभी तक सोई नहीं। मैंने कहा, मुझे भी अभी तक नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा, चलो मैं देखता हूँ। फिर वो बोला, आ जाओ ना भाभी, बैठ जाइए मेरे पास। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है और आप भी जागी हुई हैं। तब मैं उसके पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी उसने फिल्म बंद नहीं की। उसका फ़ोन इसी तरह चलता रहा। शायद उसने जाने के बाद छोड़ दिया था या फिर वो चला रहा था। मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैंने चुपके से उस पर नज़र डाली और फिल्म देखने लगी। राहुल को पता चला कि मैं चुपके से फिल्म देख रही हूँ। उसने फ़ोन उठाया और कहा, भाभी देखनी है फिल्म आपको। मैंने कहा, नहीं नहीं। उसने कहा, देख लो ना। फिर क्या हुआ, आप भी तो अपने पति के साथ। उसने मेरे हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन उसने ज़बरदस्ती से अपना मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। फिर मैं वो फिल्म देखने लगी। राहुल बोला, भाभी ऐसा करते हैं, हम दोनों एक साथ देखते हैं, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वो फिल्म कैसी थी मैं आपको क्या बताऊं। फिल्म देखते देखते राहुल ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं उसे रोक न सकी क्योंकि मैं पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे हाथ ऊपर लाते हुए कहा, भाभी आप बैठो। और फिर वो कमरे की कुंडी लगाकर आ गया। जब मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई तब उसने कमरे की कुंडी लगाई। फिर उसने ऐसा तहलका मचाया जिसकी मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी। ससुर और सास को देखकर मैं पहले ही पागल हो चुकी थी, इसलिए मैंने राहुल को ज़्यादा समय नहीं दिया। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, भाभी अब आप जाइए वरना किसी को पता चल जाएगा। और हाँ भाभी जान, जब भी आपका मन करे तो आ जाइएगा। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर आई। पहले ये देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा, फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई।
आज मुझे बेहद सुकून भरी नींद आई थी, जो शायद पहले कभी नहीं आई थी। अब मैं रोज़ रात को राहुल के पास जाने लगी थी। जब मैं राहुल के पास जाती तो उधर मेरे ससुर जी तहलका मचाने लगते थे। उन्हें देखकर ही तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा हलचल होने लगी थी। मेरे ससुर ने मेरे अंदर तहलका मचाया था। अगर मैं उन्हें न देखती तो शायद मेरे अंदर वो हलचल पैदा न होती। एक रात जब मैं राहुल के कमरे से बाहर आ रही थी तो मैंने सोचा कि सब सो रहे होंगे। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरी ननद मेरे कमरे में नहीं थी। जब मैं लौटने लगी तो वो दरवाजे के पास खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैंने उससे पूछा, दिव्या क्या हुआ? वो सीधा मेरे पास आई और बोली, भाभी आज मैंने तुम्हें किसी के साथ देख लिया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा तुम उस किराएदार के पास क्या करने गई थी? मैंने कहा कुछ नहीं, उसकी लाइट जल रही थी इसलिए मैं देखने गई थी। वो बोली, भाभी झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम उसके साथ थी। अब मैं चुप हो गई और नीचे सर झुका लिया। मैंने कहा देख दिव्या, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भाई को गए हुए कितना समय हो गया है और महीने में 2 बार ही आता है। अब तो वो भी नहीं आया, 2 महीने हो गए उसे मेरे पास आए हुए। ये मुझे ही पता है कि मैं कैसे रह रही हूँ। दिव्या प्लीज़ ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। दिव्या कहती है, लेकिन भाभी ये सब गलत है। जब भाई को ये बात पता लगेगी तो आपको वो तलाक दे देंगे। मैंने कहा तू उसे बताएगी या मैं? फिर भी उसे पता लगेगा। तुम जो चाहो करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो बिस्तर पर आकर सो गई। एक रात मैं फिर वॉशरूम जाने के लिए उठी। मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे दिन आ गए थे। अब 5 दिन तक मैं राहुल के पास नहीं जा सकती थी। जब मैंने उठकर देखा तो दिव्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा वो कहीं गई होगी। मैं वॉशरूम गई लेकिन वहाँ भी वो नहीं थी। फिर मुझे लगा क्या वो राहुल के पास चली गई। जब मैं राहुल के कमरे में गई तो मैंने देखा कि राहुल दिव्या के साथ था। ये देखकर मैं तो हैरान रह गई और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैं सोने का नाटक करने लगी। जब दिव्या कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा तू कहाँ गई थी? वो बोली मैं तो वॉशरूम गई थी। मैंने कहा मैंने तुझे राहुल के साथ देखा है। वो बोली भाभी देखो, तुम भी तो उसके पास जाती हो ना, फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? फिर उसने कहा भाभी ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। ना मैं भाई को बताऊंगी और ना तुम मेरी बात माता पिता को या भाई को बताओगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों राहुल के पास जाने लगे। अब राहुल की तो बल्ले बल्ले थी। वो तो फूलों की तरह आनंद ले रहा था। अब उसे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पहले वो अपने घर चला जाता था 2-4 दिन के लिए, लेकिन अब वो घर भी नहीं जाता था। वो यहीं रहता था और हम दोनों के साथ समय गुजारता था। एक दिन दिव्या उसके पास जाती थी और अगले दिन मैं उसके साथ समय गुजारती थी। बस इसी तरह हम तीनों का कार्यक्रम चल रहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।